नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब या फिर फेसबुक पेज एटीट्यूड क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाले तीसरे अध्याय मानव प्रजनन के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका यहाँ पे पहला प्रश्न दिख रहा होगा जिसमें पूछा जा रहा है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो नर हार्मोन्स की जो उत्पत्ति होती है वो आप लोगों को मालूम होगा कि वृषण में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला पूछा जा रहा है कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है। तो भ्रूण की जो 16 कोशिकीय अवस्था रहती है वो ब्लास्टोमियर कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके चौथे सवाल में पूछा जा रहा है कि मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों को होती है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि मानव मादा में 9 महीने का गर्भकाल रहता है। हालांकि 9 महीने 9.5 महीने का टाइम होता है, लेकिन मैक्सिमम 9 महीने मान के चला जाता है। चलिए अगला पूछा जा रहा है द्विगुणित संरचना है, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना यानी किनमें 2n जो है संख्या है। तो ये द्वितीय केंद्रक में 2n संख्या होती है। चलिए उसके बाद अगला पूछा जा रहा है जिब्रेलिन है पूछा जा रहा है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन क्या है। तो जिब्रेलिन यहाँ पे वृद्धि एंजाइम के रूप में जाना जाता है। तो जिब्रेलिन एक प्रकार का वृद्धि एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड के नज़रिए से काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए अगला सवाल है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पे आपका, मैं थोड़ा क्वेश्चन को सेट कर लूँ अच्छे से। हाँ, अगले सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पे आपका कि स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है। तो भ्रूण की जो एलेंटोइस रहती है वो, हालांकि यहाँ पे प्लासेंटा होना चाहिए, प्लासेंटा को एलेंटोइस कहा जाता है, वो किस में सहायता करती है। तो पोषण में सहायता करती है। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। तो अंडों की संख्या 400 होती है। ऑप्शन नंबर सी बी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है अगले सवाल में कि सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। तो सर्टोली कोशिकाओं का नियमन जो होता है वो FSH पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कोशिका अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। तो कोशिका अवस्था में भ्रूण मोरुला कहलाता है। और 11वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो आनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं। चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है। तो आप लोगों को जब विशेषकर पढ़ाया गया होगा तो आप लोग जानते होंगे कि जो FSH और LH हार्मोन दोनों हार्मोन जो रहता है लीडिंग हार्मोन और ये फूड सर्फिंग हार्मोन जो रहता है वो दोनों क्या करते हैं, अंडोत्सर्ग में नियंत्रण में सहायक होते हैं। अगला पूछा जा रहा है फोरक की गुहा क्या कहलाती है। फोरक, ध्यान दीजिएगा, फोरक मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि फोरक की गुहा को सीलोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछा जा रहा है 14वें नंबर सवाल में कि लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। तो लीडिंग कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। आप लोगों को 4 ऑप्शन ध्यान में देखना होगा, यकृत में, वृषण में और वृक्कक में आपको देखना होगा। तो आपको मैंने बताया था कि सर्टोली कोशिका और लीडिंग कोशिकाएं वृषण में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है 15वें नंबर सवाल में कि फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग, फैलोपियन नलिका का अंडाशय के तरफ से निकटस्थ भाग क्या कहलाता है। तो जो भाग होता है वो वायु कोशिका होता है। जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती है। तो भ्रूण के जो अंतर सेल में पाई जाती है अंतर कोशिका, वो समूह में जो पाई जाती है वो कोशिकाएं स्टेम सेल कहलाती है। स्टेम सेल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल
अगला सवाल बोला जा रहा है कि एड्रोजेंस किसे उद्दीपित करने का काम करता है। तो एड्रोजेंस जो उत्तेजित करने का काम करता है, यानी उत्तेजित जिसको करता है, उद्दीपित करता है, वो शुक्राणु जनन को उत्दीपित करने का काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं। तो फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो पाए जाते हैं शुक्राणुओं की सतह पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखिए ये सवाल दोहराया गया है कि मानव मादा में गर्भकाल कितना होता है। तो गर्भकाल 9 महीने का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन, कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन पूछा जा रहा है। और ये सवाल भी शायद दोहराया जा रहा है कि कॉपर ल्यूटियम के द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन है वो कौन सा है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला बोला जा रहा है परिपक्व, ध्यान से देखिएगा, पूछा जा रहा है परिपक्व मादा युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अंड जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है। तो 12 से 14 दिन के अंतर्गत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 12 से 14 दिन। अगला पूछा जा रहा है 23वें नंबर सवाल में स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र क्या होती है, यानी कब तक रजोनिवृत्ति होती रहती है। तो 50 वर्ष तक होती रहती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला पूछा जा रहा है नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, वृषण में होती है। चलिए और कौन सा हार्मोन रहता है। तो शुक्राणु बनता है, तो वृषण में होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस में होती है। तो वृषण होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पे आपका कि प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो उपस्थित होती है वो ये प्रोस्टेट ग्रंथि पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे वृक्कक के ऊपर होगा, यानी किडनी के ऊपर होता है। यूटेरस के निकट मत मार लीजिएगा, क्योंकि यूटेरस वाला भाग मादा में पाया जाता है और प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुष का भाग है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है वृक्कक के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है कि गर्भाशय के भीतरी भाग कहलाता है, क्या कहलाता है। तो एंडोमेट्रियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है स्तनपायी जीवों में भ्रूण के एलेंटोइस किसमें सहायता करते हैं। तो भ्रूण के जो एलेंटोइस होते हैं वो पोषण में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे आपका 28वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि अंडाणु के भेदने से पूर्ण शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। तो पूर्ण शुक्राणु का परिपक्वन कैपिसेटेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। चलिए अगला पूछा जा रहा है गैमीट निर्माण को कहते हैं। तो गैमीट निर्माण को युग्मनज कहा जाता है, यानी गैमेटोजेनेसिस है। यहाँ पे अंग्रेजी दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी चैप्टर का अंतिम सवाल देखते हैं। पूछा जा रहा है यौवना आरंभ के समय प्रथम आर्थ चक्र क्या कहलाता है। तो प्रथम आर्थ चक्र आर्तो के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा। चलिए इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने जो आपके इस वीडियो के प्रश्न थे, यानी इस चैप्टर के सारे प्रश्न थे, वो हमने सॉल्व कर लिया है। अगले वीडियो में जल्दी हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। अगर कोई भी दिक्कत, समस्या या त्रुटि हो आपको इस वीडियो के लगे तो कमेंट सेक्शन में उसका जवाब जरूर लिखिएगा। और हो सके तो सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पे। और कोई भी निजी सवाल, सार्वजनिक सवाल हो आप वहाँ से हमें पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो का PDF मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा या फिर टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।